नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। सांसद का मुख्य सचिव से अनुरोध। कमान के 23वें स्थापना दिवस पर 7 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम। और मसालों, सुगंधित तथा औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव से द्वीप समूह के बच्चों तथा युवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में सभी खेलों में अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त कोच की नियुक्ति का अनुरोध किया है। मुख्य सचिव को लिखे अपने पत्र में सांसद ने कहा कि द्वीप समूह के बच्चे तथा युवा खेल के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन दे रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हाल ही में द्वीप समूह के प्रतिभावान युवाओं ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का निदर्शन दिया है। सांसद ने कहा कि उचित कोच की सुविधाओं को वंचित होने से द्वीपों के बच्चों तथा युवाओं के प्रतिभाओं पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सांसद ने इन बच्चों व युवाओं के भविष्य के लिए बेहतर कौशल वाले कोचों की नियुक्ति तथा खेलों में कोचिंग सुविधाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य सचिव से अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार कमान द्वारा 7 अक्टूबर को 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर 7 अक्टूबर को दोपहर बाद 2:45 पर जॉगर्स पार्क, हैडो या मिनी बे क्षेत्र से कौशल से परिपूर्ण पायलटों द्वारा फ्लाई पास्ट एवं एरोबेटिक प्रदर्शन किया जाएगा। उसी दिन शाम 5:30 बजे फ्लैग पॉइंट या मरीना पार्क क्षेत्र से कमान द्वारा बैंड या प्रदर्शन किया जाएगा और जहाजों को रोशनियों से सजाया जाएगा। अंडमान साइंस एसोसिएशन द्वारा केरल में सुपारी और मसाला विकास निदेशालय के सहयोग से आज केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर TR दत्ता सम्मेलन हॉल में मसालों, सुगंधित और औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल मुख्य अतिथि थी, जबकि डॉक्टर होमी चेरियन सम्माननीय अतिथि थे। समारोह में केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर PK सिंह, डॉक्टर नायडू, आयोजन सचिव डॉक्टर अजित अरुण वामन तथा विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस बीच मौजूद अतिथियों एवं गणमान्य प्रतिनिधियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बीच कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर PK सिंह ने उपस्थिति का स्वागत किया। समारोह में क्यारी के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर ने कहा कि निम्न और उच्च मूल्य की फसलें किसानों के लिए काफी लाभदायक है। 44,000 hectares is the total cultivable area, from which again maximum dominated crop is coconut, and we are thinking day by day people are going for tourism, and farmers are going away from the agriculture. To stop this somewhere is required by all policymakers as well as our researchers and development departments. Unless we go for low volume, high value crops, which will give good benefit to the farmers, things are not going to change. And these are the things where spices as well as medicinal aromatic plants, both are very relevant to the Andaman. इस मौके पर सुपारी, मसालों तथा औषधीय पौधों पर प्रस्तुति दी गई और इस पर मैगजीन भी जारी किया गया। इसके बाद मसालों के परिदृश्य पर अधिकारियों ने अपने अपने विचारों को उपस्थिति के समक्ष व्यक्त किया। A broad scenario of spices in the country, madam. We have around 4.4 million or 44 lakh hectares under spices. Spices, as you know, International Standards Organization has listed around 108 spices, spice products, of which around 63 of them are grown in the country because of the vast area we have and different agroclimatic conditions. And out of this 63, we have 21 have commercial importance. So all the statistics now given here is with regard to 21 commercially important spices. The total worth of the spices, the value of output of spices is almost 1.14 lakh crores, and we have around 19 million people dependent on cultivation and marketing of this group of crops. This why spices are better option for sustainable development. So spices have wide adaptability and provide alternate choice to farmers for growing wide range of crops
in different environmental, soils, and climatic conditions. These spice crops also have advantage of growing as intercrop with major crop spices like black pepper, ginger, turmeric, vanilla. These crops can be grown even plantation crops like coconut also. We are all aware, historically, India has been known for its spice trade, and we have hopefully continued with that trend. And with Honorable Prime Minister's recent focus on doubling and increasing the income of the farmers, we have gone through many presentations by Dr. Cherian and Dr. Naidu as well. I think we have clearly established the fact why we need to do spices and why is it essential for us, both from an economic perspective as well as from the sustainability or the environmental perspective. I wish that the deliberations for the next 2 days would be very, very fruitful, and this National Conference on Spices, Aromatic and Medicinal Plants will suggest, the compilation will suggest new ways of, ensuring that the economic prosperity of the farmers is taken 10 steps forward, as has been envisioned by the Honorable Prime Minister himself. And of course, the way we do it is done in a manner which is economically sustainable, and we leave a better world for our children, and there is a legacy without pollution and without pesticides and without artificial fertilizers for our children and the subsequent generations to come. आयोजन सचिव डॉक्टर अजित अरुण वामन ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत योग्य किसान परिवारों को प्रत्येक वर्ष आर्थिक लाभ के रूप में 6,000 रुपये 3 समान किश्तों में प्रत्येक 4 महीने में 2,000 रुपये के रूप में जारी की जाती है। अब इस योजना के तहत 15वीं किस्त पीएम किसान लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे जारी की जाएगी। इन लाभार्थियों को अपना KYC पूरा करना होगा और पीएम किसान पोर्टल में भूमि का विवरण दर्ज कराना होगा और आधार को बैंक खाते के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा। जिन योग्य पीएम किसान लाभार्थी अब तक भूमि का विवरण KYC तथा आधार को बैंक के साथ नहीं जोड़े हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि वे 15 अक्टूबर से पहले इन प्रक्रियाओं को पूरा कर ले। इस संबंध में यदि कोई शंका हो तो लाभार्थी क्षेत्र कृषि कार्यालय या कृषि विभाग के क्षेत्र विस्तरण लाभार्थियों से संपर्क कर सकते हैं। किसानों से अनुरोध किया गया है कि वे केवल पीएम किसान पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें और पीएम किसान ऐप को ही डाउनलोड करें। नशा मुक्त भारत के तहत कल CID इकाई और नारकोटिक्स सेल को मिली सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद शबीब है, उसे शादीपुर इलाके से कल 2 किलोग्राम से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। PSCCS तथा नारकोटिक्स सेल के कर्मचारियों से संबद्ध संयुक्त टीम ने मौके पर छापा मारकर अपराधी को पकड़ा। इस छापेमारी में CID इकाई के उप पुलिस अधीक्षक विनय माथुर भी उपस्थित रहे। इस संबंध में आज CID कार्यालय में DIG राजीव रंजन ने इस घटनाक्रम पर पत्रकारों को जानकारी दी। कल CID यूनिट ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक ड्रग्स का केस रजिस्टर किया है NDPS एक्ट के तहत, जिसमें हमने मोहम्मद शमीम नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है और उसके पोजीशन से 2.095 kg गांजा बरामद किया है। इस रेड में CCS और नारकोटिक्स दोनों टीमें साथ में थी, जिसका नेतृत्व DSP नारकोटिक्स विनय माथुर साहब कर रहे थे और इस रेड में 2 पब्लिक विटनेसेस भी थे। ये रेड दोपहर 3 बजे के आसपास शादीपुर के इलाके में हुई। एक्यूज मोहम्मद शमीम को हमने अरेस्ट कर लिया है और आज हम अब इसे कोर्ट में पेश करेंगे। तो इस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ और भी लोग हैं जिनका हम बाद में प्रेस रिलीज के थ्रू आपको इसके बारे में जो भी डेवलपमेंट होगा वो बताएंगे। कन्यापुरम के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर विम्बरलीगंज की उप शिक्षा अधिकारी संगीता चंद मुख्य अतिथि थी।
जबकि चिरायु अस्पताल की डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक्स ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर नीति छेत्री सम्माननीय अतिथि थी। कार्यक्रम में प्रोस्थेटिक्स तथा ऑर्थोटिक्स के परामर्शक हिमाद्री शेखर देव शर्मा, बब्बू फ्लैट स्कूल की उप प्रधानाचार्य शोभा राय, कन्यापुरम माध्यमिक स्कूल की प्रभारी बिंदु सुरेश विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि संगीता चंद ने आधुनिक सुविधाओं से लैस संसाधन कक्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन केंद्र विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह केंद्र बच्चों पर 100% ध्यान दे रहा है। साथ ही इन बच्चों के कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने इस संसाधन कक्ष की स्थापना के लिए खंड संसाधन केंद्र के सदस्यों की सराहना की। डॉक्टर नीति छेत्री ने इस बच्चों के विकास के लिए संसाधन केंद्र के महत्व पर प्रकाश डाला। परामर्शक हिमाद्री शेखर देव शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त रंजन कुमार दास ने भी संसाधन कक्ष की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इससे पहले प्रधान अध्यापक अब्दुल अजीज ने उपस्थिति का स्वागत किया। अंडमान निकोबार पुलिस ने बताया कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर अंडमान एंड निकोबार पुलिस अंडमान निकोबार आइलैंड शीर्षक से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बेईमान तत्वों द्वारा इस झूठी खबर को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। अंडमान निकोबार पुलिस ने बताया कि यह एक झूठी खबर है। पुलिस द्वारा ऐसी कोई भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है। इस विषय पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों को सलाह दी गई है कि वे केवल अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा प्राधिकृत मीडिया तथा अंडमान निकोबार पुलिस की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक सूचना पर विश्वास करें। विद्युत विभाग द्वारा जरूरी कार्य किए जाने के सिलसिले में 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बारी बारी से 1.5 घंटे के लिए बिजली की कटौती की जाएगी। 10 अक्टूबर को सिपीघाट, टेरलाबाद, बिमलीटान, मंजेरी, गुप्तापाड़ा, मंगलूटान, वंडूर, छोलदारी, टूशनाबाद, पोटमोट, तिरूर, टेम्पल मेयो, ओगरा ब्रांच, लाल पहाड़, सुनामी शेल्टर, मीठा खाड़ी, नमूना घर, डंडस पॉइंट तथा हाथी टापू आदि क्षेत्रों में 1.5 घंटे के लिए बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। मध्य अंडमान प्रभाग पर्यावरण एवं वन विभाग में मजदूर के ग्रुप सी पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए पात्र उम्मीदवार जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से परीक्षा पास की है, वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 133 है। इस पद से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वन एवं पर्यावरण विभाग की वेबसाइट अथवा प्रशासन की वेबसाइट देखी जा सकती है। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में जमा करना होगा। उत्तर व मध्य अंडमान तथा निकोबार जिले के बाल कल्याण समितियों में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों के साथ साथ निकोबार जिले के बाल न्याय बोर्ड में 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस पद से संबंधित जानकारी समाज कल्याण निदेशालय के सूचना पट पर तथा आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर है। कार निकोबार बंदरगाह में जलयान लगने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण जहाज नालंदा की लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की 14 अक्टूबर सुबह 10 बजे की यात्रा और 15 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे कार निकोबार से पोर्ट ब्लेयर की वापसी यात्रा स्थगित कर दी गई है। जिन यात्रियों ने इन जहाज से यात्रा के लिए टिकट खरीदे हैं, उनसे कहा गया है कि वे टिकट वापस कर पूरी रकम प्राप्त कर ले। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमबी स्टेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 6 बजे
स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कचाल लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे स्वराज द्वीप से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उसी दिन दोपहर बाद 2:30 बजे लॉन्ग आइलैंड से होते हुए रंगत से स्वराज द्वीप के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद का मुख्य सचिव से अनुरोध। कमान के 23वें स्थापना दिवस पर 7 अक्टूबर को होगा कार्यक्रम। और मसालों, सुगंधित तथा औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ उद्घाटन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।